हेलो दोस्तों, क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के द्वारा जो आगामी कुछ परीक्षाएं आयोजित कराई जानी हैं, जिसमें कि उत्तराखंड और जीएस का एक बहुत बड़ा सेगमेंट पूछा जाता है, तो उसमें हमने मुख्य रूप से उत्तराखंड के भूगोल और उत्तराखंड के इतिहास वाले सेगमेंट को कंप्लीट किया है। और अब हम जीएस के अंतर्गत जो कि संविधान का एक भाग और पॉलिटी का जो एक कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं उसको कवर कर रहे हैं। तो आज जो हमारा वीडियो होगा वो उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने भारतीय संविधान की जो मूलभूत बातें हैं उनको हमने अपने प्रीवियस 2-3 वीडियो में समझे हैं और अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संविधान सभा का गठन। तो ये जो हमारा टॉपिक है, संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसको हमें समझना है, क्योंकि भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ वो एक लिखित संविधान था जिसको हमने पहले समझा है। और ये लिखित संविधान है क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर, एक बहुत ही डिज़र्विंग एक असेंबली बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा। तो उसके गठन की अपनी एक कहानी है। कब उसकी पहली बैठक हुई, कितने सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किया संविधान पर, हमारा संविधान कब लागू हुआ, ये तमाम चीज़ें, और संविधान सभा की जो विशेषताएं थीं, क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, ये तमाम चीज़ें उसमें हम कवर करेंगे। तो अब हम यहाँ से अपना वीडियो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारा संविधान सभा रही है, ये संविधान सभा जिसका काम था संविधान का निर्माण करना। तो अब हमें यहाँ पर यही देखना है कि जो ये संविधान सभा थी जिसका काम था भारत के संविधान का निर्माण करना, तो ये जो संविधान का निर्माण हुआ, क्या ये महज इसी संविधान सभा जब गठित की गई उसके बाद ही हुआ था? इस संविधान सभा ने कुछ नई पद्धतियों को यहाँ स्थापित किया, या भारत की भूमि पर इससे पहले भी हमें इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली थी? जिस दिन हमारा संविधान मतलब 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, तो उसी दिन से हमारा देश जो था वो गणतंत्र के रूप में स्थापित होता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया उसको कहा जाने लगा था। लेकिन अगर हम देखें तो प्राचीन इतिहास में बहुत पीछे जाकर हमें ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास हमें गण संघ जैसे कुछ राजनीतिक इकाइयां दिखाई देती हैं। जैसे कि बिहार के वैशाली में जो था वो कहा जाता है कि वो जो गणसंघ था वो उसको हम एक उदाहरण के तौर पर देते हैं, जहां पर कुछ लोग बैठकर अपने राज्य के नीतिगत फैसले लिया करते थे और राजा को परामर्श दिया करते थे। तो उसको कुछ लोग अब गणतंत्र की जगह उसको एक कुलीन तंत्र के रूप में भी मानते हैं। खैर वो दूसरी चीज़ है। इसके अलावा भारत में अगर हम देखें तो ये जो संवैधानिक परंपराएं थीं, इनका शुरुआती उदाहरण अगर हम देखेंगे तो चोल साम्राज्य जो था, वहाँ पर हमें स्थानीय निकायों, जो कि स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतें, ग्राम सभाएं जो होती थीं, उसका उदाहरण हमें चोल साम्राज्य में भी देखने को मिलता है। लेकिन बहुत आधुनिक संदर्भों में देखा जाए तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जिस तरीके से भारत में ब्रिटिश शासन के स्थापना के मार्ग खुल गए थे, और वहाँ से लेकर 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो वहाँ पर हमने देखा था, या हम आगे आधुनिक भारत में इसको देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट
और पिट्स इंडिया एक्ट जैसे कानून लाए गए थे। इसके बाद 1857 की क्रांति होती है और फिर जो भारत जैसे उपनिवेश की सत्ता है वो सीधे ब्रिटिश की महारानी के हाथ में चली जाती है। ब्रिटिश संसद जो है उस पर नियंत्रण कर लेती है और फिर उसके बाद भारत परिषद अधिनियम के कई सारे कानून, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 जैसे कानून आने लगते हैं। और इसी क्रम में भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय शासन अधिनियम जो था 1947 का वो पारित होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत देखी जाएंगी। तो यहाँ पर हमें वो नहीं पढ़ना है, ये जितने मैंने कानून बताए अभी हम इनको नहीं पढ़ेंगे। हम सीधे जो है वो बात करते हैं कि हमारा जो ये कैबिनेट मिशन या जिसकी अनुशंसा पर संविधान सभा गठित हुई, हम सीधे इस संविधान सभा को देखेंगे। लेकिन संविधान सभा ने जो संविधान बनाया वो इसी जो परंपरा जो हम प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं और फिर आधुनिक संदर्भों में हमने ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न एक्टों, विभिन्न चार्टर एक्टों के माध्यम से हमने देखा, उसी का परिणाम इसको माना जाना चाहिए। क्योंकि इसमें हमने ना केवल यही बल्कि दुनिया के दूसरे संविधानों से भी बहुत सारी बातों को अपने संविधान में अपनी परिस्थितियों के अनुसार समाहित किया है। तो ये था इस टॉपिक का इंट्रो, इस टॉपिक के बारे में एक समझ बनाने के लिए ज़रूरी बात। तो ये जो बातें मैंने कही ये संवैधानिक विकास की एक इतिहास की परंपरा को दिखाता है। लेकिन अब हम सीधे यहाँ पर इस संविधान सभा के गठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे, क्योंकि हमें समझना है कि भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए जो ये संस्था बनाई गई थी, ये असेंबली बनी, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा इसकी जो पृष्ठभूमि है उसको देखना होगा। तो अगर हम इसकी पृष्ठभूमि को देखें, इसकी पृष्ठभूमि को देखा जाएगा तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय जो कि एक वामपंथी नेता थे, उन्होंने सबसे पहले संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। तो संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले जिस पॉलिटिशियन के मुख से निकला तो वो M.N. रॉय थे। 1934 में उन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया था। इसके अलावा ये हम पहला एक आधारभूत संदर्भ इसके बारे में देख रहे हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, और यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम लिया गया है, ये कांग्रेस आज की कांग्रेस से बिल्कुल अलग थी। उसका उद्देश्य अलग था। वो एक राष्ट्रीय आंदोलनों में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में उभरी थी। तो इसने 1935 में सबसे पहले आधिकारिक तौर पर मांग रखी थी, किसकी? संविधान सभा की। तो 1935 में संविधान सभा की आधिकारिक मांग रखने का काम जिस पार्टी ने रखा तो वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बाद में हम देखते हैं कि 1938 आते आते 1938 आते आते क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक तरह से घोषणा की गई
क्या घोषणा करी गई कि भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारतीय लोगों से निर्मित हो और वो भारतीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण करे। तो ये बात 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कही गई। तो हम इन 3 उदाहरणों से ये समझ रहे हैं कि जिस संविधान सभा के गठन को हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि 1930 के दशक के अंतिम वर्षों तक बन चुकी थी। अब इसमें 2 चीजें हम देखेंगे। एक तो यहीं पर 1942 का क्रिप्स मिशन और उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। इन दोनों मिशनों को हमें समझना है। कई बार प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो किसकी सिफारिशों के बाद किया गया। ऑप्शन में क्रिप्स मिशन भी होगा और कैबिनेट मिशन भी होगा। उसमें से सही प्रश्न हमें सही इसका जवाब देखना जरूरी हो जाएगा। तो उसको हम समझेंगे यहाँ पर। इन 3 बातों को समझने के बाद पृष्ठभूमि के तौर पर जो अगली 2 बातें हैं इसको हमें देखना पड़ेगा। दरअसल 1940 आते आते भारत में जो सांप्रदायिकता का स्तर था वो बहुत बढ़ चुका था। इस सांप्रदायिकता के स्तर को हम इस बात से समझ सकते हैं कि जब 1942 में क्रिप्स मिशन जो था ये 1942 में आया और ये आया था स्टैनफोर्ड क्रिप्स। इसमें थे 1 सदस्यीय ये मिशन था और इस मिशन ने कुछ लोगों से वादे किए। वो वादे ये थे युद्ध के दौरान और युद्ध के पश्चात। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के दौरान भारतीय जनमानस का सहयोग प्राप्त करने के लिए कुछ इसमें सहूलियतें लोगों को दी गई और दूसरा ये आश्वासन दिया गया कि युद्ध के बाद यहाँ के लोगों को क्या किया जाएगा, यहाँ के लोगों को उनके संविधान निर्मित करने के लिए संविधान सभा जैसी इकाई का गठन की बात की गई थी। लेकिन चूंकि सांप्रदायिकता का स्तर जो था वो बहुत बढ़ चुका था और एक पार्टी थी मुस्लिम लीग जिसके नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने 2 अलग संविधान सभा की मांग रखी थी कि एक भारत के लिए संविधान सभा हो और एक पाकिस्तान के लिए हो। लेकिन क्रिप्स मिशन की जो अनुशंसाएं थी, योजनाएं थी, वो नहीं मानी गई। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। क्यों? क्योंकि क्रिप्स मिशन ने 2 अलग अलग संविधान सभाओं की जो बात थी वो मानने से मना कर दिया। तो ये क्रिप्स मिशन एक तरह के से फेल हो गया। मुस्लिम लीग के द्वारा 2 अलग संविधान सभा की मांग करी गई थी जिसको नहीं माना गया। तो फिर अगला जो मिशन आता है वो 3 सदस्यीय मिशन आता है और ये जो 3 सदस्यीय मिशन था इसको हमें देखना होगा, जिसको हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। तो संविधान सभा के गठन के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण मिशन जो था वो कैबिनेट मिशन था। तो यहाँ हम देखते हैं कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया
था विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, और ग्रुप सी एग्जाम्स की बात हो या UKSSC के द्वारा आयोजित कराई जाने वाले अपर सबऑर्डिनेट परीक्षा हो या लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा हो, उसमें ये प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। इसको हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स के हिसाब से देख सकते हैं। तो जो ये कैबिनेट मिशन हम कह रहे हैं, ये जो कैबिनेट मिशन था ये 3 सदस्यीय मिशन था। इसमें 3 लोग थे। एक थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, दूसरे थे सर पैंथिक लॉरेंस, और तीसरे हुआ करते थे AV अलेक्जेंडर। तो ये 3 लोग हुआ करते थे, एक स्टैनफोर्ड क्रिप्स, दूसरे सर पैंथिक लॉरेंस और तीसरे AV अलेक्जेंडर। तो इस कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो सर पैंथिक लॉरेंस थे। इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम लीग के 2 संविधान सभा की मांग ठुकरा दी। तो मुस्लिम लीग ने जिस तरीके से अपने सांप्रदायिक हितों की पूर्ति करने के लिए भारत पाकिस्तान के विभाजन की मांग रखी और कहा कि भारत का संविधान बनाने के लिए अलग संविधान सभा होनी चाहिए और पाकिस्तान के संविधान के निर्माण के लिए एक अलग संविधान सभा होनी चाहिए, तो इस विचार को बिल्कुल कैबिनेट मिशन ने ठुकराया था। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। तो ये जो विचार था संविधान सभा के द्वारा जब ठुकरा दिया गया, तब क्यों मुस्लिम लीग भारत के संविधान सभा में शामिल हुई? क्योंकि कैबिनेट मिशन के द्वारा कुछ सहूलतें मुस्लिम लीग को दी गई थी। मुस्लिम लीग के को एक तरह से भरोसे में लेने के लिए ऐसा किया गया था, जैसे कि मुसलमानों जो मुस्लिम सदस्य होंगे संविधान सभा में, उनका चुनाव मुस्लिम जनसंख्या के द्वारा किया जाएगा। इसको हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन हमें एक चीज़ समझना है कि कैबिनेट मिशन ने 2 अलग अलग संविधान सभाओं की संतुति नहीं की थी। एक ही संविधान सभा निर्मित हुई जिसमें शुरू में मुस्लिम लीग के भी सदस्य शामिल थे। तो यहाँ तक की जो पृष्ठभूमि थी इस कैबिनेट मिशन को लेकर, इस संविधान सभा के गठन को लेकर, वो हमने देखा है। दरअसल कैबिनेट मिशन ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 12 मई 1946 को प्रस्तुत करी थी। ये भी एक बात यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि कैबिनेट मिशन के जो विचार थे वो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं वो यहाँ पर जो था वो 1946 को प्रस्तुत किए गए थे। यहाँ जो डेट है एक थोड़ा कन्फ्यूजन था इसमें, ये 16 मई ही है, 16 मई 1946। तो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन का सिफारिश किया। गठन जो हुआ था वो इसी संविधान सभा के प्रस्तावों के आधार पर हुआ था। संविधान सभा के जो रिपोर्ट थी वो 16 मई को 1946 को रखी गई। अब इस रिपोर्ट में किस तरह के संविधान सभा के गठन का जो विचार दिया गया था, अब हम उसको देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि जो कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था वो ये था कि एक संविधान सभा होगी जिसमें कुल
जिसमें कुल जो सदस्य होंगे वो होंगे 389, 389 सदस्य होंगे, एक ही संविधान सभा होगी। और ये जो 389 सदस्य होंगे ये कहाँ से आएंगे इसकी भी व्यवस्था बता दी गई थी। तो ये जो कुल 389 सदस्य थे, ये 389 सदस्यों में से 296 सदस्य और 93 सदस्य, ये दो तरह का विभाजन किया गया, जिसमें से 296 सदस्य तो ब्रिटिश भारत के उन क्षेत्रों से आएंगे जहां पर ब्रिटिश भारत का वो हिस्सा जहां पर प्रत्यक्ष अंग्रेजों का शासन था, गवर्नर्स के द्वारा अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था। क्योंकि हमें पता है कि कई ऐसे इलाके थे जैसे कि संयुक्त प्रांत, जैसे कि मध्य प्रांत, बंबई, मद्रास, जहां पर अंग्रेजों ने गवर्नर्स के माध्यम से, या कुछ जगह दिल्ली, अजमेर जैसे जगह थे जहां पर मुख्य आयुक्तों के माध्यम से भारत के लोगों पर प्रत्यक्ष शासन किया। लेकिन भारत में 550 से ज़्यादा देसी रियासतें भी हुआ करती थीं। ये जो राजा महाराजाओं का इलाका होता था उस पर भले राजाओं का शासन हो, लेकिन वहाँ पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण था, लेकिन वो अप्रत्यक्ष शासन था। उतना राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होता था। लेकिन इन्होंने पैरामाउंटसी, जिसको कहा जाता है परम सत्ता का जो सिद्धांत होता है, इन राजाओं ने, जो ये रियासतें थीं, यहाँ के राजाओं ने अपना आका, अपना जो एक तरह से जिसके अधीन ये लोग शासन कर रहे थे वो थी महारानी विक्टोरिया। तो भारत का प्रत्येक राजा उस महारानी विक्टोरिया के अधीन ही शासन कर रहा था। तो ये अप्रत्यक्ष एक तरह का शासन था। तो 296 सीटें ब्रिटिश भारत से और 93 सीटें आई भारतीय रियासतों से। भारतीय रियासतों से आनी थी 93 सीटें और 296 सीटें आनी थी ब्रिटिश भारत के, जहां पर प्रत्यक्ष शासन होता था। और ये जो प्रत्यक्ष शासन था इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 4 सीटें आनी थी मुख्य आयुक्तों के क्षेत्रों से, और बाकी की जो 292 सीटें थीं वो ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से आनी थी, जहां पर किसका शासन था? ब्रिटिश गवर्नरों का शासन हुआ करता था। तो ये व्यवस्था की गई कि संविधान सभा जो होगी उसमें कुल मिलाकर 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत के उन हिस्सों से आएंगे जहां पर अंग्रेजों के द्वारा अपने गवर्नर्स या अपने मुख्य आयुक्तों के रूप में प्रत्यक्ष शासन होता हो, और बाकी जो 93 सदस्य होंगे वो वहां से आएंगे जहां से एक तरीके से हमारे पास जो राजा महाराजा थे उनके द्वारा वो लोग चयनित किए जाएंगे। ऐसे रियासतों से इनका चयन होगा, और इस तरीके से इनका जो बाइफर्केशन है वो हम समझ सकते हैं। 292 ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से, 4 मुख्य आयुक्तों के क्षेत्रों से, वो मिलकर ये 296 सीटें भरेंगे, और दूसरी तरफ 93 सीटें रियासतों से आएंगी, और तब जाकर 389 सदस्यों का जो संविधान सभा होगी, जिसके आधार पर भारत के संविधान का गठन किया जाएगा। अगली चीज इसमें ये देखनी है कि जो ये बात मैं बता रहा हूँ 11 प्रांत, तो 1946 में 1946 की हम बात कर रहे हैं। उस समय जो ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत थे उनका नाम भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। वो नाम है बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत।
ये बस थोड़ा सा समझ हो जाए कि आज जिसको हम भारत में देखते हैं कि जितने राज्य हैं वो पहले 1946 की क्या स्थिति थी। इसके अलावा बंगाल, पंजाब, सिंध, उड़ीसा, यहाँ बिहार, तो ये हम जो रूप देख रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, फिर असम, तो हम देख सकते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10 और 1, 11। 11 हमने यहाँ प्रांतों के नाम लिख दिए। बम्बई हो गया और यहाँ पर असम हो गया। इन 11 प्रांतों के अलावा जो 4 मुख्य आयुक्तों का क्षेत्र था, जो यहाँ हम 4 मुख्य आयुक्त के क्षेत्र यहाँ लिखे गए हैं, इसमें एक नाम आता है दिल्ली, एक नाम आता है अजमेर, एक नाम आता है कुर्ग और एक नाम आता है बलोचिस्तान। क्योंकि 1946 में भी भारत बटा थोड़ी नहीं था, तो जो संविधान सभा बननी थी उसके जो सदस्य 389 आने थे, वो 389 सदस्यों में से 296 इन्हीं सारे क्षेत्रों से आने थे। अब संयुक्त प्रांत से हमें बस याद रहे कि 55 सदस्य आने थे, बाकी जगह से क्या था वो हमें नहीं देखने हैं। तो इसी तरीके से जो आज की व्यवस्था है, लोकसभा राज्यसभा की जो व्यवस्था है, उसी तरह की कुछ व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई थी। तो पहला जो पॉइंट था कैबिनेट मिशन का कि सदस्य कहाँ से किस रूप में आने थे, वो हमने यहाँ पर देखे और इसको हमें ऐसे ही याद करना है। अगला जो हम देखेंगे यहाँ पर वो होगा